अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक रोज़ दो बड़ी और धमाकेदार खबरें। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस ने शरारत की है या चीफ जस्टिस ने वो काम किया है जो पाकिस्तान का कानून चाहता है, पाकिस्तान का आइन चाहता है और पाकिस्तान की आवाम का हक है, या फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। दो चीज़ें बड़ी और अहम हैं। दूसरा ये है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में कल मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ 3 दरखास्तें जो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं और बेंच भी बाकायदा तौर पर बन गया। उनमें बेंच में जस्टिस काजी फैज़ ईसा शामिल हैं। क्या जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब अपने माजी में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक दिए गए फैसलों की खिलाफवर्जी करेंगे या उसकी हिमायत करेंगे? अब उनका भी इम्तिहान शुरू हो चुका है। 3-4 चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने क्लियर करनी है। अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पेज खासतौर पर आपने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। हम आपके सामने अदालतों की और जो सियासी सूरत हाल आजकल मुल्क में चल रही वो आपके सामने रखते रहते हैं। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे पीपल्स पार्टी का। चूँकि पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक़ की अलंबरदार समझी जाती है, दावा करती है, और उसके बाद फिर जमहूरियत की सबसे बड़ी जो वो चैम्पियन समझी जाती है। साबिक़ गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा, जिनका जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है, चौधरी एतजाज़ एहसन जो कि सीनियर कानूनदान हैं, माजी में ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस जिसमें बराह रास्त आसिफ अली जरदारी साहब जो है मुलव्वस है, उनके खिलाफ केसेस से वो पेश होते रहे, बल्कि उनमें उनको काफ़ी जो है रिलीफ भी दिलवाया इन दोनों वकला ने। यानी कि एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी के बुनियादी रुकन होने की हैसियत से मुख्तलिफ ओहदों पर भी फायज़ रहे और कानून साजी, आइन साजी और फैसला साजी में भी शामिल रहे, पेश रहे। दूसरा ये है कि ज़ाती नौयत के उनके जो केसेस है उसमें भी पेश होते रहे। उसमें अयान अली का केस जो है सर फहरिस्त होगा। अयान अली के खिलाफ आपको याद है कि जब तहकीकात हुई थी, उनके खिलाफ मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो सिंध हाई कोर्ट में अयान अली ने केस दायर किया था। और अयान अली का जो है रिलेशन किस तरह है वो बनता है, वो आप खुद जानते हैं। ये केस जो है वो जुल्फ़िकार खोसा साहब जो है वो लतीफ़ खोसा साहब जो है वो खुद आए और यहाँ पर जो है वो मुसलसल लड़ते रहे और वो केस उन्होंने जीत के दिखाया। अयान अली तब से मुल्क से बाहर गई हैं और अब तक वो वापस नहीं आई। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और संगीन नौयत के इल्ज़ाम थे। इसके अलावा चूँकि अब जो सारी हदें हैं वो पार इस तरह हुई हैं कि साबिक़ गवर्नर लतीफ़ खोसा ने जो है वो चूँकि वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं और बिला तफरीक वकील जो किसी का एक पार्टी का मुख्तस नहीं हो सकता। आपने मौजूदा जो वो सूरत हाल देखी कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के वकील थे वो आजकल इमरान खान के भी वकील हैं। उनके वकील की हैसियत से वो केसेस की पैरवी करते हैं। कई केसेस हैं जो कि माजी में नवाज़ शरीफ के लड़ते रहे और आज वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी बन गए थे या उनके सामने क्लाइंट आता है, क्लाइंट के सामने वकील जो है वो सब उनके लिए बराबर होते हैं, तो वो अपने केस की जाके पैरवी करते हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब को बलूचिस्तान में जो इमरान खान के खिलाफ केस दायर किया गया है वो उनको केस दिया गया। उसके बाद फिर आपने देखा कि उनके घर पर फायरिंग हुई, इमरान खान उनसे मिलने गए। तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी जो है वो सीखपा हुई और वो लोग 2 लोग जो पीपल्स पार्टी के जो है इन तमाम जो सीनियर तरीन जो रुकन हैं या तकरीबन 50 साल से वाबस्ता थे पीपल्स पार्टी के साथ, जिसमें एतजाज़ एहसन साहब भी हैं और उसके बाद फिर लतीफ़ खोसा साहब भी, उनकी बुनियादी रुकनियत न सिर्फ मुअत्तल की, उनको खारिज किया, बरतरफ किया, बल्कि उनकी जो लतीफ़ खोसा साहब है उनकी तस्वीर जो है वो शेम ऑफ वॉल बनाया। पीपल्स पार्टी का जो सेक्रेटरीट है लाहौर के अंदर, वहाँ पर जो है वो उनकी तस्वीर भी जो है वो अवेजा कर दी और उसके बाद उसके ऊपर क्रॉस लगाने के बाद 2 मज़ीद जो है क्वेश्चन मार्क लगाकर 2 तस्वीरों की जगह यानी कि गुंजाइश छोड़ी गई। यकीनी तौर पर आज जो खबर आई उसमें यह है कि एतजाज़ एहसन साहब की भी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। कौन लोग हैं? 2 लोग जो इनकी रुकनियत मुअत्तल कर रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं। जनाब एक का नाम है राना फारूक साहब जो कि सेंट्रल पंजाब के सदर हैं। दूसरे ये हैं फैसल मीर जो कि पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं। हामिद मीर के जो है वो भाई हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी और माजी के सहाफ़ी और आजकल के निगरान जो वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर, उनके जो है वो भाई भी जो है वो ये समझे जाते हैं, बल्कि हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये कि इनको जो है वो रुकनियत मुअत्तल की और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि देखें जी, रेड लाइन जो है इन्होंने क्रॉस की थी और इसलिए इनके खिलाफ जो है हमने एक्शन लिया। रेड लाइन आइन और कानून की बालादस्ती अगर की बात करना, उस पर फैसले साजी करना या लोगों के अंदर आगाही देना, अगर ये रेड लाइन है तो फिर
रेड लाइन कोई भी हो सकती है। तो आप खुद कह सकते हैं कि एक तरफ चैंपियन बन रहे हैं, दूसरी तरफ अगर कोई हकूक़ की बात कर रहा है, आईनी सतह पर अगर कोई बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ भी सामने आ रही हैं। दूसरा, परवेज़ खट्टक को भी शोकाज नोटिस दिया गया। आपको पता है असद उमर ने जब टीवी टॉक शो में बयान दिया तो उसके बाद फिर तकरीबन कोई जो है वो एक रोज़ नहीं गुजरा और उसके बाद फिर इमरान खान की तरफ से जो पीटीआई है, पीटीआई की तरफ से जो है उनके बयानात की जो है वो सख्ती से मजम्मत की गई और उनको जो है वो उनको उनकी तरदीद भी की गई और उनके ऊपर जो है वो सदीद जो है वो उनको जो है वो अल्फाज से नवाजा भी गया। परवेज़ खट्टक साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम है, उनको शोकाज नोटिस भी जारी किया गया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं और असद उमर और उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, तो इसलिए मुख्तलिफ लोगों को दबाव डाल रहे हैं, उनको तरगीब दे रहे हैं, तो इसलिए उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। चूँकि जो तहरीक इस्तेकाम पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके आपने खुद सूरत हाल का देखा। अच्छा, अब हम आते हैं एक दो चीज़ों में। एक तो ये है कि तकरीबन 80 रोज़ पहले जस्टिस काजी फैज़ी साहब, जो कि 2 महीने से मुख्तलिफ अदालती अमूर में शामिल नहीं हो रहे थे, अदालतों में काम नहीं कर रहे थे, वो सिटिंग में नहीं थे और चैम्बर वर्क का कहा जा रहा था कि वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। तो अब अचानक एक तो ये है कि उनका जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये जो ऐलान किया गया वो ऐलान किया गया सदर पाकिस्तान के ऑफिस से, यानी कि सदर पाकिस्तान की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, प्रेस रिलीज जारी की जाती है, जिसमें उनका कहना था कि 17 सितंबर से जस्टिस काजी फैज़ी साहब चीफ जस्टिस होंगे और उन्होंने उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब जो मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये बात रिपोर्ट कर रहा है, उनका ये दावा है कि वजारत कानून के जो अहम ओहदेदार हैं उन्होंने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर उनको बताया कि उनके ऊपर दबाव था और 3 रोज़ पहले जो है वो समरी भेजने की जो है वो दबाव डाला गया। 3 रोज़ पहले समरी इरसाल की गई सदर पाकिस्तान को, उसके बाद फिर उन्होंने 10 की ख़त किए और उसके बाद फिर आज उन्होंने ही जो है इसको रिलीज़ किया, जिसमें मीडिया की जीनत बना। लेकिन अमूमी तौर पर उनका भी कहना है, चूँकि अदालतों में भी हम देखते हैं कि 20 रोज़ पहले, 10 रोज़ पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पहले जो है चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नोटिफिकेशन या समरी इरसाल की जाती है वजारत कानून को और उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान को भेजी जाती है, जिसकी अप्रूवल होती है। लेकिन तारीख में पहली बार जस्टिस काजी फैज़ी साहब की जो है वो समरी जो लगभग 3 महीने पहले इरसाल की जाती है और उसकी जो है वो मंजूरी भी जो है वो दी जाती है और उसके बाद फिर ये सारा मामला भी सामने आता है। अच्छा, अगर माजी की बात करें, यानी कि माजी करीब की भी बात करें, तो उसमें जो है वो जस्टिस खोसा साहब को 16 दिन पहले उनका नोटिफिकेशन तकर्री का जारी किया गया। जो साकिन निसार के से पहले जो रिटायरमेंट थी, उसके बाद फिर गुलजार अहमद का भी तकरीबन जो है जस्टिस गुलजार अहमद साहब का भी जो है वो 18 दिन। इसके अलावा उमर अता बंदयाल साहब जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इनकी भी तकर्री का जो नोटिफिकेशन है वो 20 दिन पहले जारी किया गया। लेकिन लगभग जो है बताया जाता है कि इस तरह जो है वो हो जाता है कि 1 महीने के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन के लिए समरी इरसाल कर दी जाती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कल चूँकि 3 दरख्वास्तें जो वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। एक तो सबसे पहले जो दरख्वास्त दायर की गई थी सिविल सोसाइटी से वाबस्ता है करामत अली साहब, उनकी तरफ से जो है वो फैसल सदीकी एडवोकेट्स ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मिलिट्री कोर्ट को उन्होंने चैलेंज किया था कि मिलिट्री कोर्ट सिविलियन के मुकदमात की समाअत नहीं कर सकती। उसके बाद एतजाज़ अहसन साहब की जो दरख्वास्त दायर होती है, जो कि सीनियर कानूनदान जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था, अब उनको जो है वो उनकी बुनियादी रुकनियत जो है मुअत्तल कर दी गई है। और उसके बाद फिर जो सबसे बड़ी और अहम दरख्वास्त है वो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की है। अच्छा, माजी में जो बताया जाता है 2017 में जो है वो जस्टिस काजी फैज़ी साहब चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की सरबराही में एक बेंच कायम हुआ जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट को जो है वो गैर कानूनी करार दिया और उसके बाद फिर उनका ये कहना था कि ये मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो आम या सिविलियन लोगों की जो है वो समाअत केसेस की समाअत नहीं कर सकती। अब देखना यह है कि क्या काजी फैज़ी साहब जो है वो अपने माजी के फ़ैसले पे कायम रहते हैं या फिर उसके बाद फिर वो फ़ैसला अब नया देते हैं या केस की समाअत से इनकार कर देते हैं। अब 2 चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस ने अपना काम किया, यानी कि एक तो सदर पाकिस्तान की तरफ से नोटिस जारी किया गया। अब चीफ जस्टिस साहब ने जो उनको बेंच में शामिल किया, क्योंकि 2 महीने से जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जस्टिस काजी फैज़ी साहब जो बेंच में शामिल ही नहीं थे, यानी कि पहले तो जो सिविल नेचर के केसेस या कानूनी मामलात के केसेस से उनको दानिस्ता तौर पर बेंच से अलग रखा गया। हम ख्याल जिस तरह दावा किया जाता है कि बेंच बनाया जाता था, या फिर जो है वो खुद से 2 महीने से जो है वो मुख्तलिफ केसेस की समाअत नहीं कर रहे थे। लेकिन अब अचानक जो है उनको बेंच में शामिल कर देना, यानी कि एक तरफ जो है वो उनकी
उनकी समरी मंजूर होती है, एक तरफ जो है उनको जो है वो चीफ जस्टिस नामजद किया जाता है। नामजद चीफ जस्टिस अब सुने भी जाएंगे, लिखे भी जाएंगे, पढ़े भी जाएंगे। और दूसरा ये है कि उनको जब ये 3 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं, यानी कि 22 जून को तकरीबन दोपहर 12 बजे के करीब ये 9 रुकनी बेंच जब केसेस की समाअत कर रहा होगा, तो उसमें जो है नामजद चीफ जस्टिस भी उस बेंच में शामिल होंगे। अब उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो वाज़ेह चीज़ वाज़ेह की है, या फिर ये दानिस्ता तौर पर है या गैर दानिस्ता तौर पर है, एक 2 चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। एक तो ये है कि उनको जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो फैसला है उसमें यह है कि चीफ जस्टिस जो है वो या तो उनके बारे में, यानी कि मिलिट्री कोड के बारे में वो फैसला देते हैं, उनके हक़ में फ़ैसला देते हैं, तब वो आवाम समझ जाएगी कि क्या जो सिविलियन सुपरमेसी की बात करते थे जस्टिस काजी फैज़ इरशाद साहब, तो क्या अब चीफ जस्टिस चूँकि बनने वाले हैं, तो क्या वो अपनी सिविल सुपरमेसी की जो बात करते थे उस पर कायम रहते हैं, या उसके बरक्स इस वक्त जो है वो फैसले दे रहे हैं कि यानी कि वो भी कंप्रोमाइज़ चीफ जस्टिस बनेंगे, या फिर वो जो है वो मिलिट्री कोड के खिलाफ फैसला देते हैं, यानी कि उनका जो माजी का फैसला है उसको बरकरार रखते हैं। तो अब ये दोनों तरह से जस्टिस काजी फैज़ इरशाद साहब का इम्तिहान है, अवाम की सिविल सुपरमाइजी, या फिर उसके बाद फिर वो मिलिट्री कोड की हिमायत करते हैं। मिलिट्री कोड की मुखालफत करते हैं तो यकीनी तौर पर फिर हुकूमत से भी और भी कई जगहों पर उनकी नाराज़गी हो जाएगी, और अगर अवाम के ख़िलाफ़ या अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ उनका अगर फ़ैसला आता है तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर किस तरह उनके बारे में अवामी राय जो है वो शामिल की जाएगी। अब जो 9 रुकनी बेंच है उसमें जो है वो दीगर जजेस जिनके ऊपर माजी में कहा जाता है कि देखें जी इन जजेस को जो है वो शामिल नहीं किया जाता फ़ैसलों में और अहम तरीन केसेस में, अब उन जजेस को जो है वो अब शामिल कर लिया गया है। अब उसमें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, उसमें जिसमें जस्टिस जो है वो इस बेंच में जो शामिल होने वाले जस्टिस काजी फैज़ साहब भी हैं, जस्टिस तारिक मसूद भी हैं, जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब भी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो शामिल हैं। इसमें जो है वो जस्टिस मुज़हर अली अकबर साहब भी शामिल हैं, जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं। और अब तीनों दरखास्तें जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि तीनों की जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं, एक साथ सुनी जाएंगी। अब अवाम का भी इम्तिहान है, जजेस का भी इम्तिहान है, और उन जजेस का भी इम्तिहान है यकीनी तौर पर जो सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।